आप लोग गरीब कल्याण की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज ये किताब मेरे हाथ में है, प्रणब, माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स बाय शर्मिष्ठा मुखर्जी। एक राष्ट्रपति की बेटी अपने पिता को कैसे याद करती है। प्रणब मुखर्जी, जिनका पॉलिटिकल करियर कितना विशाल रहा, ये हम सब जानते हैं। एक राष्ट्रपति के तौर पर उनके जीवन से बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, हमने समझी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कई महत्वपूर्ण हो जाता है जब इतना लंबा पॉलिटिकल करियर किसी नेता का रहता है। तो यूपीए शासन के दौरान सोनिया गांधी जी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत सारी बातें प्रणब मुखर्जी ने अपनी एक डायरी में पेन डाउन की थी। और आज सबसे ज़्यादा चर्चा उन तमाम बातों की है, इसलिए आज चर्चा इस किताब की इतनी हो रही है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ शर्मिष्ठा मुखर्जी मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू। शर्मिष्ठा जी, शुरू से जरा शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। डायरी प्रणब दा की आपको कहाँ मिली? आपने कैसे सोचा कि ये किताब लिखनी चाहिए? देखिए, ये बहुत पुरानी बात है। मेरे फादर की डायरीज लिखने का आदत बहुत पुरानी है, और वो जो डायरीज लिखते थे और रेगुलरली लिखते थे, ये सारे सीनियर जर्नलिस्ट को भी पता था। और उन्होंने कभी मजाक में कभी सीनियर जर्नलिस्ट को ये भी कहा कि ये सारे डायरीज मेरी बेटी के पास रहेगी और ये उनके ऊपर है कि वो इसको पब्लिश करना चाहे या क्या करना चाहे, और मेरी बेटी मेरी ऊपर लिखेगी। ये पब्लिक डोमेन में है ये बात। तो सारे सीनियर जर्नलिस्ट वो मजाक में बोलते थे कि आपका घर पे भी छापा मारना चाहिए, बिकॉज उनको पता था कि इस डायरीज में बहुत सारे ऐसे तथ्य होंगे। क्योंकि मेरे फादर की राष्ट्रपति तो वो 5 साल रहे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही लंबी जो एक पॉलिटिकल एक राजनीतिक सफ़र रहे, जिसमें वो अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स के अंडर काम किए। इंदिरा गांधी जी लेकर राजीव गांधी का साथ 2 महीने काम किए, पीवी नरसिम्हा राव जी का अंडर काम किए, यूपीए 1 और यूपीए 2 में रहे, और फिर बाद में राष्ट्रपति बनने का बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ काम करने का उनका मौका मिला। तो ये एक जो लंबी पॉलिटिकल सफ़र हैं, तो उनमें से काफ़ी सारे बातें और डायरीज़ तो मेरे पास ही थे। डायरीज़ जब बाबा राष्ट्रपति भवन में शिफ्ट हुआ तो उनकी तब तक का डायरीज़ उन्होंने मेरे पास ही रखा था कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। और लेकिन एक शर्त जो था कि वो डायरीज़ मैं तभी पढ़ूंगी उनकी जाने का बाद, उनकी देहांत होने का बाद। तो मैं भी उस बात को माना तो और उनके जाने के बाद फिर मैं डायरीज़ पढ़ने लगे। तो ये जो किताब है ये डायरी की पब्लिकेशन नहीं है, क्योंकि 51 वॉल्यूम्स मुझे मिले हैं। तो 51 वॉल्यूम्स को पब्लिश करने के लिए मतलब बहुत सारे वॉल्यूम्स में निकालना, और डायरी पब्लिश करने का एक अलग स्ट्रक्चर होते हैं। ये किताब जो है ये एक उनकी पर्सनल और पॉलिटिकल जर्नी दोनों हैं, और प्लस साथ साथ प्रणब मुखर्जी का बेटी एक राजनीतिक नेता होने की बेटी होने के नाते मेरा जो एक्सपीरियंसेस रहा वो, और खासकर जिन लोगों का साथ मेरा बाबा ने काम किया था, जिन प्रधानमंत्री का साथ, उनका साथ क्या संबंध रहा, उस बारे में मेरी पर्सनल काफ़ी क्यूरियोसिटी थी। तो उसके बारे में मुझे बहुत सारे इंसाइट्स उनके डायरी से मिले। तो डायरी से मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली कोट किए हैं, और बस यही है इसमें उनकी पॉलिटिकल जर्नी, मेरा पर्सनल कुछ यादें, उनकी पर्सनल जर्नी, उनकी ज़िंदगी में जो लोग इन्फ्लुएंस किए, उनकी मदर, उनकी वाइफ, मेरी माँ, खासकर इंदिरा गांधी जी मेरे फादर के एक मेंटर थे। तो इन सब के बारे में देखिए, आपने इंदिरा गांधी जी का जिक्र किया और वही तस्वीर मेरे सामने खुल गई। लेकिन हम ज़रा वहाँ से शुरू करते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में प्रणब दा ये कहते हैं कि कुछ खूबियां उनके अंदर उन्हें शुरुआत में ही दिख गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके क्या विचार थे? वो ये मानते थे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक लोगों की नब्ज समझने का जो क्षमता जो एक पॉलिटिशियन में होना चाहिए वो ज़बरदस्त हैं। ही कुड फील द पल्स ऑफ द पीपल। और मेरे फादर के मुताबिक ये जो क्षमता है, ये जो क्वालिटी हैं, इस क्वालिटी टू फील द पल्स ऑफ द पीपल इंदिरा गांधी का बाद उन्होंने
नरेंद्र मोदी में इस जो प्रधानमंत्री थे ये क्षमता उन्होंने नरेंद्र मोदी में देखा कि हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेंस और आई मीन ही वाज ही इज अ प्रोफेशनल वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन। तो ये लगा और मेरे फादर का ये भी लगा, उन्होंने एक दो जगह मेंशन भी किया दैट व्हाट ही फेल्ट दैट ही हैड अ वेरी प्रोफेशनल अप्रोच टू स्टेट क्राफ्ट। उनके राष्ट्रभक्ति को लेकर कई बार कई विरोधी दल प्रश्न खड़े करते हैं। कभी प्रणब दा को ये लगा कि राष्ट्रभक्ति के नाम पर कोई संशय मोदी जी पर किया जा सकता है? देखिए ये तो बात है कि यू नो नेशनलिस्ट हिज आई मीन पूरा आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है यू नो दैट इज ऑन नेशनलिज्म, यू नो दैट इज वो लोग और कोई सवाल मतलब कितना भी उनको क्रिटिसाइज करे, बट जो नेशनलिस्ट हैं ये लोग, तो उसमें तो आई डोंट थिंक कोई सवाल उसमें आ भी नहीं सकता। पहली बार कब मुलाकात हुई थी? जब वो प्रधानमंत्री बन चुके थे तभी मुलाकात हुई थी? उससे पहले भी प्रणब दा की मुलाकात नहीं, इसका बहुत इंटरेस्टिंग एक जिक्र है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात की चीफ मिनिस्टर थे तो बाबा तब बाबा तब राष्ट्रपति बन गए थे। तो वो जब आए थे मिलने के लिए तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बाबा ने लिखा कि आज गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिलने के लिए आए, एंड मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ कोट करके, that he is a bitter critic. He has been a bitter critic of Congress and policies, and in NDC meetings, you know, many times we got into a spat. But always, you know, like whenever he met personally, he always touches my feet and tells me that, you know, it gives me a pleasure to do so. So हमेशा personally जब भी मिलते थे मोदी जी बाबा के पैर छूते थे, और बाबा इसमें हैरान भी थे। उन्होंने लिखा कि मुझे पता नहीं कि इसके कारण क्या हैं। तो और ये बात मैंने मोदी जी से भी सुना, और तब मुझे पता चला कि मोदी जी बाबा को बहुत पहले से जानते थे। जब वो एक कार्यकर्ता के हिसाब से दिल्ली में आते थे और नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू एरियाज़ में रुकते थे, तो मॉर्निंग वॉक का दौरान मेरे बाबा से वो टकराते थे कभी कभी दोनों। बाबा ने हमेशा उनके साथ बहुत अच्छी तरह बात किया और उन्होंने हमेशा बाबा के पैर छुए। सो मैं भी सोचती थी कि शायद बाबा का मुलाकात मोदी जी से जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तभी हुआ। तो मोदी जी ने इस बात को कहा कि नहीं, मैं तो बहुत पहले से उनको जानता था। और जब वो प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, फिर मुलाकात हुई? ऑब्वियसली आई मीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में मुलाकात तो ये तो एक ऑफिशियल ड्यूटी है। तो ये आई मीन उस दौरान भी उसी तरह की कर्टसी, उसी तरह पाँव छूना? देखिए पब्लिकली मैंने कभी नहीं देखा पाँव छूते हुए, लेकिन पर्सनली ये मोदी जी ने भी बोला, बाबा का डायरी भी में देखा कि वो पाँव छुए। और एक बार मैंने खुद देखा था जब 2019 का चुनाव जीतने का बाद, जब तब बाबा राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन मोदी जी आए थे हमारे घर में बाबा से मिलने के लिए 2019 के चुनाव जीतने के बाद, तब उन्होंने बाबा के पाँव छुए थे। ये मैंने खुद देखा। क्योंकि प्रणब दा का इतना लंबा पॉलिटिकल करियर रहा, उनसे तो बहुत से लोग गाइडेंस लेते थे। कभी ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी गाइडेंस ले रहे हों? देखिए इस बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती कि गाइडेंस ले रहे थे नहीं ले रहे थे, लेते थे या नहीं लेते थे। जो विषय में कुछ जो बिकॉज यू नो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो बातें होते हैं, और खासकर वो कुछ चीज़ें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो बाबा ने खुद डायरी में लिखा है उस विषय में है, इसमें है। लेकिन एक चीज़ बहुत ही स्पष्ट था कि जब नरेंद्र मोदी जी बाबा से मिलने के लिए आए थे एज ए पीएम डेजिग्नेट, तब स्वेरिंग इन होने से पहले बाबा ने उनको बहुत क्लियरली कहा था कि हम दोनों अलग अलग विचारधारा के हैं, लेकिन जनता ने आपको बहुमत दिया है प्रधानमंत्री बनने का, सरकार फॉर्म करने का। सरकार चलाना, गवर्नेंस जो है, ये प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के काम हैं। इसमें मैं कोई किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं करूँगा। अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अगर आपका कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर आपको पूरी तरह से मदद करूँगा, और मैं आपको हर तरह से पूरी तरह से मैं
सपोर्ट करूँगा। तो ये बात मुझे मोदी जी से पता चला, और मोदी जी ने जब ये बात मुझे कहा, उन्होंने ये भी कहा कि दादा के लिए ये बात कहना बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे लगता है कि इस बात से ये बहुत क्लियरली सामने आता है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दो अलग अलग विचारधारा के होते हुए भी दोनों में एक बहुत ओपननेस एंड ऑनेस्ट रिलेशनशिप रहा, और इस वार्तालाप से वही पता चलता है। दूसरी बात यह है, मेरे फादर जब राष्ट्रपति बने, उनकी ही वॉज अ कॉपी बुक प्रेसिडेंट। उनका दिमाग में राष्ट्रपति का रोल क्या होना चाहिए बहुत ही क्लियर था, और राष्ट्रपति का लिमिटेशंस क्या हैं वो भी बहुत, इस बारे में वो बहुत सजाग थे, बहुत अवेयर थे। तो उनका बिल्कुल ये है कि सरकार चलाना जो है वो प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट का काम है, राष्ट्रपति का ऑफिस किसी भी तरह से उसमें इंटरफेयर ना करे, ये उनकी बहुत ही क्लियर उनकी राय थी, सोच थी। सो इसीलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये भी बात है कि बहुत सारे विषय में बाबा अगर सरकार से कोई विषय में उन्होंने, जैसे उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में जो प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया गया था, तो उस विषय में बाबा ने सरकार के जो प्रतिनिधि थे, जो बाबा से मिलने के लिए आए थे, तो उनसे डेफिनेटली सवाल किया कि क्यों कर रहे हो, क्या इसकी वजह है। तो ये नहीं कि जो भी करते थे, लेकिन ये सारे क्लोज्ड डोर में, everything was in the closed in the closed doors, you know. So he never, Baba was very sure that he did not want to be an activist president. So whatever, you know, disagreement he had with the Modi government, or he voiced his opinion, it was all behind the doors. मोदी जी की उन्होंने जो बातें कही कि बड़े ही क्लियर थे, सब्जेक्ट्स को लेकर उन्हें नॉलेज थी, उन्हें सरकार चलानी आती थी, और राष्ट्रवाद को लेकर भी उन्होंने एकदम क्लियर स्टेटमेंट जो अपनी डायरी में लिखा वो आपने बताया। एक लंबा जो उनका कार्यकाल पॉलिटिकल, अब प्रेसिडेंट से हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जो इनका इतना लंबा कार्यकाल यूपीए 1 और 2 के दौरान रहा, मैं ज़रा वहाँ अब ले जाना चाहती हूँ आपको। सरकार बनती हुई दिख रही थी, बहुमत आ गया था। क्या प्रणब दा ये जानते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाए जी जाएंगे? बिल्कुल अच्छी तरह जानते थे, और उन्होंने मुझे बताया था भी कि सोनिया गांधी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, उनको नहीं बनाएंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था? उनको देखिए क्यों लग रहा था, क्योंकि इस पीछे इस बहुत लंबी कहानी है। लेकिन उससे पहले मैं और एक डायरी एंट्री का जिक्र करना चाहूँगी कि आई थिंक 1999 में जब लोकसभा चुनाव हुई थी, जब वाजपेयी सरकार फॉर्म किया था, गवर्नमेंट फॉर्म किया था 1999 और 1998, आई थिंक 1990 एनीवे, जब वाजपेयी की सरकार थी, और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह साउथ दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़े थे। तो एक एंट्री ने बाबा ने लिखा कि डॉक्टर सिंह साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीतेंगे और ये बहुत अच्छा होगा, और कांग्रेस अगर सरकार बनाएगी तो डॉक्टर सिंह ही प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं। ये उन्होंने तो तब लिख ये लिया था। तब का लिखा हुआ है। तो उनको अच्छी तरह पता था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और ऐसा उन्हें क्यों लग रहा था? ऐसा ये इसलिए लग रहा था क्योंकि इसके पीछे बहुत पुराने कारण है। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन का बाद राजीव गांधी जी और मेरे फादर वो दोनों कलकत्ता से वापस आ रहे थे, तब कुछ लोग ऐसे रूमर्स फैलाए कि फ्लाइट में मेरा फादर ने स्टे क्लेम किया क्योंकि वो नंबर 2 थे इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट में, तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, कि ये बात सरासर गलत है। मैंने बहुत विस्तारित रूप से इस किताब में लिखा। वो रूमर फैलाया गया था, कुछ लोग जो राजीव गांधी जी के आसपास थे, तो वो जानबूझ के ये रूमर फैलाया। और तब उस ज़माने में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे पीसी अलेक्जेंडर, उन्होंने भी अपना किताब में लिखा कि ये रूमर है, ये गलत है। तो लोग सोचते हैं कि शायद उसी वजह से गांधी परिवार का साथ एक डिस्ट्रस्ट हुआ। लेकिन मेरे फादर के हिसाब से ये बात सही नहीं है,
क्योंकि ये बात तो मतलब ये जो आपको कहानी मैंने बताई ये र्यूमर की, ये गलत है। लेकिन जब देखिए मेरे फादर को जो लोग जानते थे वो अच्छी तरह जानते थे, वो बहुत एक असर्टिव पर्सनालिटी थे और उनका साथ आर्गू करना बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि उनकी होमवर्क यूज्ड टू बी मेटिक्यूलस। कोई भी सब्जेक्ट का ऊपर उनका ग्रास्प, वो पूरी तरह से तैयार होके उस विषय पे चर्चा करते थे। उनकी जबरदस्त एक्सपीरियंस की गवर्नेंस, उनकी जबरदस्त पॉलिटिकल, ही वॉज मैन ऑफ हिज ओन माइंड, he was a man of his own mind and a person whose argument was not only I mean it was not only backed by facts and figures and experience and expertise, his political awareness. So a man like this will never toe anybody's line blindly. वो इस तरह की इंसान, स्ट्रॉन्ग माइंड मेरा भी है, लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो मेरा बात कौन मानेगा? प्रणब मुखर्जी का आर्गुमेंट इग्नोर करना मुश्किल काम थी, और इसलिए वो किसी दूसरे के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चल सकते नॉट थे। नेसेसरीली विदाउट क्वेश्चनिंग। आई मीन नेवर फॉलो समबडीज लाइन ब्लाइंडली। तो क्या गांधी परिवार को ऐसा व्यक्ति चाहिए था? हो सकता है कि एक पर्सनालिटी रिलेटेड जो पॉलिटिकल कल्चर हैं, उसमें जो सुप्रीम लीडर्स होते हैं, उनको शायद लगता है कि इस तरह की कोई व्यक्ति हमारा अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं। नहीं, हो सकता है कि असली कारण क्या है वो तो सोनिया गांधी जी ही बता पाएंगे। वो तो कोई, ये जो मैं बोल रही हूँ ये बाबा की एनालिसिस है और मेरी हाइपोथेसिस है। सो दीज आर ऑल परहैप्स। नहीं तो इसलिए क्योंकि इसी किताब में एक्चुअल जो है, हाँ। एक्चुअल क्यों नहीं बनाया वो तो सोनिया गांधी जी बता पाएंगे और तो कोई नहीं बता पाएंगे। मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो उनके एनालिसिस हैं और जो आपने उससे परसीव किया है, उसी आधार पर आपने किताब लिखी है। इसी का एक अंश है कि सोनिया गांधी सेफगार्ड द ओन इंटरेस्ट, अपने हितों की रक्षा करना वो चाहती थी। एक सेकेंड, ये इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, अदरवाइज ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये स्टेटमेंट। सो एक दिन बाबा का साथ बात हो रहा था, तब वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला कि देखिए पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जो सभी अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड करना चाहते हैं, अपने आप को सेफगार्ड करना चाहते हैं। और हो सकता है सोनिया गांधी जी बस अपना और अपना परिवार का इंटरेस्ट सेफगार्ड करना चाहते थे। तो इसमें कोई आर्गुमेंट की तो कोई सवाल नहीं है, उसमें आप खाम का क्यों आर्गू कर रहे हो? उन्होंने मुझे ऐसे बताया। फिर मैंने उनसे पूछा कि उनको बताया, लेकिन बाबा तुम बेटर प्राइम मिनिस्टर बनते। तो उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारी सोच है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटियों का दूसरा कोई सोच होंगे, इस तरह से कोई एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर मैंने पूछा कि आप क्या सचमुच सोनिया गांधी का अथॉरिटी आप चैलेंज करते? ही सेड मैं चैलेंज करता या नहीं करता दैट इज इमैटेरियल, दैट इज अ डिफरेंट आर्गुमेंट। बट उनका शायद सोच ऐसा था कि शायद प्रणब मुखर्जी उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करते, तो हो सकता है कि इसी वजह से उन्होंने नहीं बनाया। इसी में कोट अनकोट में पढ़ रही हूँ, बाय मेकिंग कांग्रेस अ preserved playground for Gandhi Nehru family, Congress lost its democratic character. उन्होंने अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो दिया। ये जो है ये ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, जब आई थिंक उनकी देहांत की 1 महीने पहले का, जब वो रेट्रोस्पेक्टिव मूड में थे, तो उन्होंने ये बात लिखा कि, और ये इसका भी चर्चा है, लेकिन बहुत लंबा चर्चा है, कि ये एक दिन की बात नहीं है। ये एक दिन में ऐसा नहीं हुआ कि अचानक कांग्रेस ने अपना लोकतांत्रिक अपना डेमोक्रेटिक कैरेक्टर खो दिया। इट हैज हैपेंड ओवर डेकेड्स। सो दिस होल सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इनटू गांधी फैमिली, एक परिवार में, और एक साइकोफैंसी अराउंड एक कल्ट जो गांधी फैमिली का लेके क्रिएट हो गया है, और एक ये बिलीफ कि गांधी के अलावा और कोई कांग्रेस को लीड नहीं कर सकता, एक ये बिलीफ
ओवर द इयर्स जो कांग्रेस में जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस थे कि इंटरनल डेमोक्रेसी की उसको हर स्टेज में इलेक्शन होना चाहिए, उसमें से ग्रास रूट लेवल्स लोग आ जाते हैं, उठते हैं, लीडर्स उठते हैं. So this process of decline did not happen in one day. This process of decline happened over decades, So my father, बाबा बस इसी बात का उन्होंने जिक्र किया है कि और उन्होंने अपने आप को भी सवाल पूछा कि उन्होंने बोला कि मेरा ब्लाइंड लॉयल्टी और मेरी तरह से जो लोग थे उनकी ब्लाइंड लॉयल्टी टुवर्ड्स इंदिरा गांधी, लेटर टुवर्ड्स सोनिया गांधी, isn't it also responsible for the decline of Congress? So इस तरह से धीरे धीरे एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया है. कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या होता है, वीक हो जाते हैं. और जब तक जो सेंट्रल पॉलिटिकल लीडरशिप में एक जबरदस्त कैरिस्मा, एक पॉलिटिकल एक्यूमेंट जो कि इंदिरा गांधी में थी, वो लेके गए. लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे वीक होते गया, जो कांग्रेस की जो डेमोक्रेटिक, इंटरनल डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जो हैं वो धीरे धीरे खत्म हो गए. उसका इम्पैक्ट शुरू का बहुत दिन से हुआ था, चलता रहा, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका जो फाइनल मैनिफेस्टेशन वो आज नजर आ रहे हैं. मैं फिर से वापस थोड़ा पीछे लेके जाती हूँ. जो 10 साल का यूपीए का शासनकाल रहा, आपने जैसे बताया कि प्रणब दा को ये पहले से पता था कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने जा रहे हैं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी. वो शायद ये सोच रहे थे कि मैं या तो गृह मंत्रालय संभाल सकता हूँ, या अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल सकता हूँ. लेकिन हुआ एकदम अलग. जी, वो अकाउंट जो है वो आप बताना चाहेंगे? जी, तो सरकार का जब गठन होने से पहले तो एक मीटिंग में यही मतलब चर्चा हो रही थी कि किस तरह से कोalition पार्टनर्स को कितने सीट्स दिए जाएंगे. तो बाबा ने एक फॉर्मूला बताया, इवॉल्व किया कि इस तरह से सीट डिस्ट्रीब्यूशंस होगा. और ये भी डिसाइड किया गया कि जो 4 बड़े बड़े मंत्रालय माना जाते हैं, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड होम, ये अपना पास, मतलब कांग्रेस अपने पास रखेंगे. तो उस मीटिंग का बाद सोनिया गांधी जी ने बाबा को रुकने के लिए बोला और फिर बाबा से बोला कि आप जो मिनिस्ट्री चाहते हो उसी मिनिस्ट्री हम आपको देंगे. तो बाबा ने बोला कि आइदर होम या एक्सटर्नल अफेयर्स. उन्होंने ये भी बताया कि वो होम प्रेफर करेंगे क्योंकि पहले वो पार्लियामेंट कमेटी का होम मेंबर, चेयरपर्सन थे होम का, तो उनका आइडिया था थोड़ा बहुत वाजपेयी जी के टाइम पे. सो तो ये बात हो गई. लेकिन स्वेरिंग इन सेरेमनी में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनको बताया कि उनको सोनिया जी हैज़ चेंज्ड हर माइंड और उनको अभी डिफेंस दिया जाएगा. तो फिर बाबा ने सोनिया जी से पूछा, तो सोनिया जी ने उनसे कहा कि नहीं, आपके अलावा अभी डिफेंस मिनिस्ट्री में जो मेस हैं, आपके अलावा और कोई संभाल नहीं सकता. तो फिर बाबा ने डायरी में लिखा, इसके बाद मैं फिर क्या बोल सकती. तो क्या बोल सकता उसके बाद, अगर सोनिया जी ऐसे बोल रहे हैं. Was he disappointed? थोड़ा निराश हुए थे? एक काम, एक मंत्रालय जिसके बारे में उन्हें पूरी समझ थी. नहीं, he was a bit bewildered. इसके बाद बात आती है राहुल गांधी की भी. राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं और अभी की मेहनत में बार बार उनसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपको तो अपनी ही पार्टी, अपनी ही कैबिनेट के डिसीजन के ऊपर भरोसा नहीं था, आप देश की जनता को क्या भरोसा देना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें बार बार वो मोमेंट याद दिलाया जाता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक से गेट क्रैश का जिक्र जो प्रणब दा ने भी अपनी डायरी में किया और फिर आपने अपनी इस किताब में लिखा है, वो गेट क्रैश होना और अचानक से कैबिनेट के नोट को फाड़कर फेंक देना. प्रणब दा बहुत गुस्सा थे. जी, बहुत गुस्से हो गए थे और मैंने ये न्यूज़ उनको ब्रेक किया था. तो बहुत दिन बाद मैंने बाबा को उस तरह से गुस्सा होते हुए देखा एंड ही फेल्ट दैट इट वाज एब्सोल्युटली डिजास्ट्रस. राहुल गांधी को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था. और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि राहुल गांधी कैबिनेट के मेंबर नहीं हैं, तो किस हैसियत से एक कैबिनेट डिसीजन को इस तरह से पब्लिकली वो ट्रैश कर सकते हैं, अपना ही सरकार. और प्राइम मिनिस्टर तब यूएस में थे, तो इसका इम्पैक्ट प्राइम मिनिस्टर पर क्या पड़ेगा, उनकी इमेज पर क्या पड़ेगी. तो राहुल गांधी ने क्या इस विषय में नहीं सोचा? कोalition पार्टनर्स जो हैं, कोalition पार्टनर्स का क्या रिएक्शन होगा उस विषय में वो नहीं सोचा. और साथ और इस विषय में लाइक बाद में मुझे किसी सीनियर कांग्रेस लीडर ने बोला कि राहुल गांधी
पार्टी में कोशिश किया था कि ये ऑर्डिनेंस ना लाया जाए, लेकिन कोई उनका बात माना नहीं। तो ये बात मैंने जब अपना फादर को बोला कि राहुल गांधी कोशिश तो किए थे, तो उन्होंने फिर बोला कि राहुल गांधी इतना साल से पॉलिटिक्स में हैं, पार्टी में उनकी जो पोजीशन है, उसके बावजूद भी अगर लोगों को अपना बात लॉजिकली नहीं मना पा रहे हैं और अपने पॉइंट दिखाने के लिए उनको इस तरह की थिएट्रिक्स करना पड़ रहे हैं, तो शायद वो पॉलिटिक्स के लिए तैयार नहीं हैं। इमेच्योर है। I mean, he felt that he was this total immaturity, and ये उससे पहले भी थोड़ा सा उन्होंने जिक्र किया था किसी कॉन्टेक्स्ट में that he is yet to mature politically। साथ में ये भी कहा कि राहुल गांधी बहुत कर्टियस हैं, बहुत क्यूरियस हैं, बहुत सारे चीज़ों में उनकी इंटरेस्ट हैं, लेकिन साथ में ये भी जिक्र किया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन बहुत जल्दी जंप करते हैं। एक और चीज़ मैं पढ़ रही थी इसी किताब में, ये AM/PM स्टोरी क्या है? AM/PM स्टोरी ये है कि राहुल गांधी बाबा से मिलने के लिए, जब बाबा प्रेसिडेंट थे तो आए थे सुबह सुबह मिलने के लिए, और बिल्कुल सुबह सुबह बाबा जब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो फिर बाद में पता चला वो अपॉइंटमेंट एक्चुअली शाम की थी, लेकिन राहुल गांधी की ऑफिस उनको मिस इन्फॉर्म किया कि ये शाम की नहीं, सुबह हैं। तो मुझे एक ADC से इस बारे में पता चला, तो मैंने जब बाबा से पूछा तो उन्होंने बहुत सरकास्टिकली ये कमेंट किया कि अगर राहुल गांधी का ऑफिस को अगर AM और PM में अंतर नहीं पता, तो एक दिन वो PMO कैसे चलाएंगे। जो उनकी मुलाकातें रही राहुल गांधी के पॉलिटिकल समझ को लेकर या उनके भविष्य की राजनीति को लेकर, प्रणव दा के क्या ओपिनियन थे? देखिए, बहुत सारे राहुल गांधी के साथ उनका इंटरेक्शन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा था। UPA 1 UPA 2 का टाइम पे बहुत ही कम उनकी मतलब क्या बोलते हैं, बाबा की डायरी में बहुत ही कम उनकी रेफरेंस रहे, बहुत ही कम। और प्रेसिडेंशियल ईयर्स में भी मैंने देखा राहुल गांधी बस कुछ टाइम उनसे मिलने के लिए आए, उसमें एक था। लेकिन राहुल गांधी अगर पार्लियामेंट में कोई, खासकर जब लैंड एक्विजिशन बिल हुआ था, तो राहुल गांधी जिस तरह से पार्लियामेंट में अच्छा स्पीच दिया, तो बाबा अपने डायरी में उसका जिक्र किया कि राहुल मेड अ गुड स्पीच इन पार्लियामेंट टुडे। तो लेकिन इंटरेक्शन बहुत कम रहे, क्योंकि राहुल गांधी बाबा से काफ़ी जूनियर थे और वो मिनिस्टर भी नहीं थे, मतलब कैबिनेट में भी नहीं थे। तो बाबा ने उनको सलाह दिया था कि आप कैबिनेट में एक मिनिस्टर बनो, मनमोहन सिंह का कैबिनेट में मिनिस्टर बनो और कुछ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गेन करो। बट ऑब्वियसली राहुल गांधी उस सलाह को नहीं लिया। और एक जिक्र है कि 2014 की इलेक्शन से पहले राहुल गांधी आए थे बाबा से मिलने, और उन्होंने ये जिक्र किया कि पार्टी को उनका राहुल गांधी का क्या विजन है पार्टी को, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो बाबा ने ये लिखा कि राहुल सीम्ड कॉन्फिडेंट और कोई रोड मैप था उनके पास? ऑब्वियसली रोड मैप था, नहीं तो रोड मैप नहीं होगा तो क्या डिस्कस किया होगा। लेकिन क्या रोड मैप था उसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि बाबा ने वो क्या रोड मैप था उसके बारे में मुझे नहीं पता। हाँ, ये घटना घटी थी, ये ऑर्डिनेंस ट्रैश करने से पहले घटना थी, बिकॉज आई थिंक ऑर्डिनेंस जब से ट्रैश हुआ है, मतलब तब से बाबा का थोड़ा सा फेथ उनसे हिल गया था राहुल गांधी के ऊपर। फिर भी सोनिया गांधी हमेशा से ये चाहती थी कि उनकी पॉलिटिकल लीगेसी को राहुल गांधी लीड करें। एग्जैक्टली, खाली सोनिया गांधी नहीं, देखिए इंदिरा गांधी भी यही चाहते थे, तो इसलिए पहले संजय गांधी को प्रमोट किया गया, संजय गांधी के बाद राजीव गांधी को लाया गया। फिर राजीव गांधी जाने के बाद सोनिया जी नहीं बिल्कुल बनना चाहते थे कांग्रेस प्रेसिडेंट, और उन्होंने बिल्कुल डिक्लाइन किया। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस प्रेशर की, कांग्रेस वर्कर्स की, कांग्रेस लीडर्स ने काफ़ी प्रेशराइज किया उन पर, और उनका भी दिमाग में कुछ आया होगा कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। अब सोनिया जी चाह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, जो राहुल गांधी जी खुद ने शायद खुद रिज़ाइन करने के बाद फिर वो चाह रहे थे कि गांधी नेहरू फैमिली से। तो ये ज़रूरी है मेरे फादर के हिसाब से भी और मैं भी, कि ये एक परिवार जिसमें 37 साल में 5 लोग एक ही परिवार के कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे, तो इससे शायद कांग्रेस को निकलना चाहिए।
सोनिया गांधी के साथ भी एक लंबा उनका पॉलिटिकल करियर रहा है, लंबी चर्चाएं रही होंगी। सोनिया गांधी की राजनीति के तौर तरीकों को प्रणब दा कैसे देखते थे? देखिए, जब सोनिया जी राजनीति में आने के बाद बाबा ने उनका साथ धीरे धीरे काम करना शुरू किया और एक बहुत अच्छा क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप थे। तो बाबा के हिसाब से वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे। और बाबा के हिसाब से जो सोनिया जी में सबसे बड़ी गुण थी कि वो अपने वीकनेस समझते थे। सोनिया गांधी जी का वीकनेस ये था कि वो राजनीति में जब आए थे उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन सोनिया जी उस बात को समझा और उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। और खाली पॉलिटिकल लीडर्स पे वो डिपेंडेंट नहीं थे, वो एकेडमिशियन से, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे, मतलब उन्होंने अपना एक थिंक टैंक बनाए जो उनको हर विषय पर गाइड कर सके, सलाह दे सके, इंफॉर्मेशन दे सके। तो सोनिया गांधी जी ने बहुत मेहनत करी। और बाबा का और एक था कि सोनिया गांधी जी का और एक बहुत बड़ी गुण थी, वो सबके बात सुनते थे, सबके बात सुनते थे। और उस सबके बात सुनने के बाद वो फिर कोई भी विषय में वो निर्णय लेते थे। अपना लिया हुआ निर्णय कई बार उन्होंने बदला। हाँ, बदला भी। तो बाबा कभी कभी इस बारे में जो वो कभी कभी गुस्सा भी होते थे, लेकिन इस बात को उन्होंने माना कि दैट शोज द लैक ऑफ रिजिडिटी, दैट शोज द लैक ऑफ रिजिडिटी। सोनिया जी में ये गुण थी, ये गुण है कि अगर कोई डिसीजन उन्होंने ले भी लिया, लेकिन उसके बाद उनको फिर लगा कि शायद दूसरा डिसीजन, इसको और भी दूसरे तरीके से इस इशू को टैकल किया जा सकता है, और अगर वो बेटर हैं, वो बेहतर हैं पहले से, तो उसको वो चेंज करने में उनको कोई झिझक नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी। ये मैच्योरिटी वो राहुल गांधी में देखते थे? देखिए, मैंने बोला ना, राहुल गांधी जी का बारे में बहुत कम लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल मीडिया का सामने है। तो इसलिए इसके अलावा जो ऑलरेडी मीडिया का सामने है, जो सवाल ऑलरेडी पूछ लिया, इसके अलावा और राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। एज सिंपल एज दैट। इंदिरा गांधी के साथ काम करना, फिर सोनिया गांधी के साथ काम करना, राहुल गांधी के साथ, जैसा कि आपने खुद ने बोला, इतना लंबा कोई एसोसिएशन नहीं रहा। इन तीनों नेताओं के बारे में उनका परसेप्शन और उनके एक्सपीरियंस वो किस तरीके से काउंट करते हैं? देखिए, इंदिरा गांधी वाज अ मेंटर टू माय फादर। अगर किसी एक पॉलिटिकल लीडर को बाबा का पर्सनल लॉयल्टी थी, बाबा का पर्सनल लॉयल्टी था उनका, वो हिज लॉयल्टी बिगैन एंड एंडेड विद इंदिरा गांधी। एज सिंपल एज दैट। इंदिरा गांधी जी ने बाबा को मतलब पॉलिटिक्स से लेके शुरू कर से डिप्लोमेसी, किस तरह से कपड़ा पहनना चाहिए, किस तरह से बातचीत करना चाहिए, सब कुछ सिखाया। एंड बाबा हमेशा कहते थे कि वो जो भी हैं, बिकॉज इंदिरा जी की लिए इंदिरा जी की दिखाए गए या सिखाए गए, या बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी, व्हाटएवर। सो उनके लिए तो इंदिरा गांधी का लेवल पे कोई आ ही नहीं सकता। आई मीन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड यानी मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि आफ्टर इंदिरा गांधी जी के जाने के बाद उनकी लॉयल्टी हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए रही, बजाय इसके किसी व्यक्ति विशेष के लिए। बिल्कुल। अब जब वो राष्ट्रपति बन गए, वहां बात करते हैं, इस खबर को किस तरीके से उन्होंने लिया था? वो अपनी डायरी में क्या लिखते हैं? तो नेचुरली वो अपना डायरी में उस दिन अपना जो CWC, उनके लास्ट CWC ने फेयरवेल दिया, सो ही वाज क्वाइट इमोशनल। ही सेड कि एक तरह से तो वो बहुत खुश थे कि कांग्रेस पार्टी एक कांग्रेस वर्कर को एक इतना बड़ा सम्मान दिया। दूसरी तरफ से बहुत दुखी भी थे कि अब कांग्रेस पार्टी के साथ उनका संबंध खत्म हो गया। So it was a very emotional entry. मैं पढ़ रही थी कि वो अभी भी ये सोच रहे थे कि इससे अच्छा तो वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कॉम्पीट करते। ये तो बहुत पुरानी बात है। ये तो आप मतलब एक बहुत पुरानी बात। और एक वो प्रेसिडेंट जब हुए, वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए जब कम्पीट करना चाह रहे थे, वो बहुत पहले की बात है। ये नहीं कि जब प्रेसिडेंट नॉमिनेशन होने का बाद उन्होंने सोचा, ओहो। लेकिन उनके मन में ये तो था ना कि आप